प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अमरीकी कांग्रेसमैन का एक वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने मुतअद्दिद अहम मुलाकातें की हैं, सियासी शख्सियात से भी मुलाकातें हुई हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई हैं, मुख्तलिफ इशारे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेन इस मौजू पर एक मौजू बनी हुई है, इस मामले पर एक मौजू बनी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से बुलाए जाने वाले के इशारे में टॉप लीडरशिप का शिरकत ना करना एक सवालिया निशान बना हुआ है। बहस हो रही है कि क्या दावत मिली ही नहीं थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गुरेज का रास्ता अख्तियार किया है। उसके बाद भी अहम एक इवेंट्स हुए हैं, इशारे हुए हैं जिसमें पीटीआई की लीडरशिप नज़र नहीं आई, लेकिन दूसरी सियासी जमातों के लोग मौजूद थे। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या पीटीआई के लोगों को इन अमरीकियों की तरफ से इग्नोर किया गया, अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इग्नोर किया गया, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से गुरेज का रास्ता इख्तियार किया है, और अगर ऐसा है तो क्यों? ये अहम तरीन सवालात हैं जो आजकल ज़ेर बहस हैं। इन्हीं मामले पर हम इसी मामले में बात करेंगे। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि एक डिनर अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से हुआ जिसमें पीटीआई की टॉप लीडरशिप मौजूद नहीं थी, शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब। दावत मिली नहीं थी या गए नहीं? देखें, इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ शिबली साहब ने आज मीडिया से बात की है सुबह, और उन्होंने इसमें स्पीकर को कि जो इन्विटेशंस उन तक भेजे गए थे उस हवाले से उनको चाहिए था कि वो अपोजिशन लीडर सेनेट और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली से रब्ता करते, बट दोनों ये क्लेम कर रहे हैं कि उन दोनों को इन्विटेशंस मौसूल नहीं हुए। सो जो इन्विटेशंस, और उसमें उन्होंने हवाला दिया है अभी कुछ महीने पहले स्पेन के भी हवाले से कि उनका एक वफद आया और वहां भी स्पीकर ऑफिस ने यही हरकत की है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी ज्यादती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के ऑपोजिशन लीडर्स, जो यूजुअली इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस जब इस किस्म की कोई रिसेप्शन होती है और दावतनामे दिए जाते हैं तो उनको उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन शेख साहब, आप तो उस इवेंट की बात कर रहे हैं ना जो स्पीकर साहब की क्या हुआ है, या स्पीकर साहब जिसको होस्ट कर रहे थे। मैं तो उस इवेंट की बात कर रहा हूं जो अमेरिकन एम्बेसी में हुआ है। एम्बेसी के हवाले से भी हमने रात पॉलिटिकल कमेटी में जो है उस दिन इस पे गुफ्तगू की, तो उसमें ये साहबान जो है ये बड़ा क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि इन्विटेशंस वर नॉट रिसीव्ड। ऑब्वियसली बगैर इन्विटेशन के तो ये वो मतलब है कि उनको वो महल्ले की जंज तो नहीं होती भी जेड़ा दिल कीता वो जाके शामिल हो गया। इन्विटेशन के साथ ही जाना था, एंड दे आर एक्चुअली क्लेमिंग के इन्विटेशंस जो थे वो नहीं मिले इनको। तो सर, ये तो फिर शेख साहब एक और तशवीश की बात नहीं होगी पीटीआई के लिए कि बाकी सियासी जमातों को बुलाया गया, तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद थे, दानियाल चौधरी साहब मौजूद थे, यानी पीएमएलएन के लोग मौजूद थे, पीटीआई के लोगों को नजरअंदाज किया गया, उनकी टॉप लीडरशिप को बुलाया ही नहीं गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं ये कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे वक्त देते तो मैं आपको बताऊं जी कि जो वो क्लेम करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से इन्विटेशन गए हैं, और आप देखें कि हमारे एक एमएनए बल्कि दो हमारे लोग जो हैं, आतिफ खान और डॉक्टर अमजद, हाँ, ये वो उसमें शामिल हुए। वो ये क्लेम करते हैं कि बाकी लीडरशिप को भी एक्सटेंड किए गए। अब आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप चेक करें ये मिसकम्युनिकेशन क्या है कि अगर दो एमएनए जिनके पास कोई ऐसा सब्सटैंशियल ओहदा भी नहीं है कि जिसपे बैठ के वो कोई ऐसी इनपुट दे सके वहां पे, अगर वो इनको इनविटेशन आता है और वो वहां पे शामिल होते हैं तो आप लोग क्यों नहीं हो सके? वो इंशाल्लाह आज उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि क्या वजूहत है, वो आपसे शेयर करेंगे जल्दी। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अमजद और आतिफ खान साहब पर्सनल कैपेसिटी में उनको इन्विटेशन नहीं आया था, या पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या फिर पर्सनल कैपेसिटी में गए थे सर ये दोनों? नहीं, पर्सनल कैपेसिटी तो कोई भी नहीं होती ना एम्बेसियां दे विच। जब इस किस्म के लोग आते हैं तो आप किसी न किसी पार्टी के हवाले से बुलाए जाते हैं, वो अपने वहां यार दोस्त सज्जन नहीं बुलाए जाते। तो अगर वो भी गए हैं तो पीटीआई की कैपेसिटी में ही गए हैं। हम मुझे याद है, लेकिन आपकी फिर समझ में क्या आता है सर कि डॉक्टर अमजद को बुलाया जाता है, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं या उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, ये लोग, इन लोगों तक इन्विटेशन पहुंचता ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये हमारे लिए बड़ा ही तशवीशनाक मामला है, क्योंकि अभी मुझे कुछ दोस्तों ने थोड़ी देर पहले बताया कि एम्बेसी जो ये क्लेम कर रही है कि हमने भेजे हैं, ये हमें बताया जा रहा है कि इनको वसूल नहीं हुए।
बीच में गड़बड़ कहाँ हुई है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट एंड विल डू दैट सून एंड आपसे हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, एक और डिनर भी हुआ है जो इमरान इगरा साहब ने, जो कि पीटीआई न्यूयॉर्क के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और तनवीर साहब, इन्होंने होस्ट किया। इसमें भी पीटीआई के लोग शरीक नहीं थे, इसमें भी नहीं बुलाया गया था? नहीं, अगर वो होस्ट ही पीटीआई वाले कर रहे हैं तो फिर आप कैसे कहते हैं? ये अमेरिका है ना, पीटीआई पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में हो रहा है ये डिनर। मेरे इल्म में इस किस्म की बात नहीं है। मेरे पास दूसरी जो आपने बात की है वो तो ऑब्वियसली हमारे इल्म में है। तो अगर ये कोई प्राइवेट डिनर ऐसा होस्ट हुआ है तो मेरे वो इल्म में नहीं है कि ये क्यों नहीं गए, वो मैं इनसे जरूर आपको पूछ के बताऊंगा जी। देखिए ये चीज अभी जी कहिए। मैंने कहा ये चीज अभी उठ रही है और इस पे काफी सारे कंसर्न्स हैं, और कंसर्न्स का मतलब है कि दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली व्हाट हैपेंड, वी आर डूइंग दैट। सर, एक तासुर ये है कि पीटीआई ने गुरेज का रास्ता इख्तियार किया और वो सीबीएम्स दे रहे थे। ये नहीं पाकिस्तान की मुक्तदरा को बताना चाहते कि हम अमरीकियों से लॉबिंग कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस तरह का तासुर ना देने के लिए मजमूई तौर पर गुरेज का रास्ता इख्तियार किया गया है। ये एक बहस इस वक्त ये चल रही है, आप यकीनन इसको डिनाई कर देंगे? मैं यकीनन इसको इसलिए डिनाई करूंगा कि ये फजूल बात है और ये थर्ड क्लास किस्म का वो एक नैरेटिव है। इसलिए कि जब हमारी पार्टी ऑफिशियली जो है वो अपने डोसियर्स जो है, जो खान साहब ने खत चीफ जस्टिस को लिखा था, वो हमारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कमेटी हर एम्बेसडर को दे के आई है, जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर भी शामिल है, उनकी एम्बेसी भी शामिल है, और उसमें तमाम एट्रोसिटीज और तमाम कत्ताल और तमाम गिरफ्तारियों का और तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जिक्र है। जब हमारा डायस्पोरा जो है वो इस हवाले से इतना ज्यादा एक्टिव है, तो आप क्यों ये समझेंगे कि हमारे लोग नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मिसकम्युनिकेशन है, ये बड़ी ग्रेव किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो इंशाल्लाह विल गेट टू इट कि इसमें किसकी जिम्मेदारी है और ये किसने किया और क्यों किया और क्यों ये चीजें नहीं हुई। मगर इस सारे मामले को देखते हुए भी ये इंप्रेशन देना कि सीबीएम्स हैं और हम उनको मिलना नहीं चाहते, ये तो जरूर हो सकता है कि कोई इसलिए ना मिला हो कि आजकल ये जो माइन एंड मिनरल बिल के हवाले से कंट्रोवर्सीज है, जिस बिल को हमने इमरान खान साहब की इजाजत से, मुशावरत से और एतमाद से मशरूत कर दिया है कि खान साहब इजाजत देंगे, तो उसमें सोशल मीडिया पे वो बताते हैं कि जी शायद अमेरिकन के हवाले से ये सारी चीज, तो हो सकता है कोई इस हवाले से उनके साथ नजर ना आना चाहता हो कि भाई ये कल ही सोशल मीडिया जो आज कह रहा है कि तुसी क्यों नहीं गए मिलन वास्ते, यही कह अच्छा फिर तुसी माइंस बेचण वास्ते गए सो, तुसी आशिया अमेरिका के हवाले करने वास्ते गए सो। हो सकता है किसी का ये स्टांस भी हो, बट ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा। शेख साहब, माइंस एंड मिनरल बिल्स का आपने जिक्र किया, इसमें क्या इशू क्या है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं इमरान खान साहब से? मजमूई तौर पर आप नोट लेना चाहते हैं उनकी, या इसमें कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जो आप डिस्कस करके फैसला करना चाहते हैं? ये तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के नुमाइंदे करेंगे। हम तो बहसीयत पार्टी उस बिल के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी अपनी फाइंडिंग दे चुकी है, पॉलिटिकल कमेटी, और फाइंडिंग यही है कि इमरान खान की मर्जी के बगैर, इमरान खान की मुशावरत के बगैर बिल पास नहीं होगा। ये हमने फाइनल करके तो हमने उनको, हुकूमत को जो है अपनी, उनको बता दिया है और उन्होंने इसे एग्री किया है और वो जाके खान से शेयर कर लेंगे। शेख साहब, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त सिर्फ एक ही चीज में उलझ के रह गई है और पूरी तवानाइयां एक चीज पे लगी हुई है, और वो है इमरान खान साहब से मुलाकात, उसका तरीक़ाकार, उसकी लिस्टों का इजरा, उसके लिए कमेटियां तश्कील देना, फिर फैसले करना, खान साहब से मुलाकात के लिए उनसे अप्रूवल लेकर आना, वो फिर बनाकर वो फिर जेल हुकाम तक पहुंचाना। ये पूरा प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि इसके अमल की अंजामदही के लिए पीटीआई की पूरी तवानाइयां सर्फ हो रही हैं। रोजाना आप एक बना देते हैं, अगले दिन मुलाकात होनी होती है, मुलाकात होती नहीं है, फिर अगली मर्तबा नई लिस्ट बन जाती है। पीटीआई क्यों इतना उलझ के रह गई है इस सारे मामले में? नहीं, पीटीआई तो उलझ के नहीं रहेगी, मगर जब ऑपरेशनल हैजर्ड्स आएंगी तो उनको रिमूव करना भी पीटीआई का काम है। अब अगर वो मुलाकातें अपनी मर्जी से करवा रहे हैं और अदालत के हुक्म के मुताबिक हमारी दी हुई लिस्ट पे नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो करेंगे। उसको उलझना तो नहीं कहेंगे, बल्कि उसको ये कहेंगे कि थिंग्स आर बीइंग सॉर्टेड आउट। अभी सर क्या तय हुआ है शेख साहब कि अगर लिस्ट के अलावा किसी को दावत दी जाएगी कि आइए आप मिल लीजिए, तो वो नहीं जाएगा, इनकार कर देगा, ये तय हो गया है? जी, ये पॉलिटिकल कमेटी ने यही फैसला किया।
बिल्कुल सही है। तो अब चाहे वो चेयरमैन हो या अली अमीन गंडापुर हो, किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। देखिए जी, वो हुआ ही है फैसला, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 6 आदमियों का नाम तय होता है, हमेशा यही अदालत के उसमें है जी। तो 6 आदमियों में से अगर वो कहते हैं जी कि 3 को मिलने देंगे और 3 को नहीं मिलने देंगे जी, वो 3 जरूर मिलेंगे जिनको मिलने देंगे। बाकी जिन 3 को नहीं मिलने देंगे उनकी रिप्लेसमेंट वहां कोई डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, वो 3 मिलकर आ जाएंगे, चाहे 6 लोगों की मुलाकात ना हो, लेकिन उस गैप को फिल कोई और नहीं करेगा। जी, ऐसे यही फैसला किया है जी, सियासी कमेटी ने, जिसमें सलमान अकबर राजा साहब भी मौजूद थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद थे और जिसमें सारे मौजूद थे जो पॉलिटिकल कमेटी के। सर ये बताइए कि आज अखबार में एक खबर छपी है और बड़ा हाईलाइट होकर छपी है और उसमें दावा किया गया है कि गुज़श्ता नवंबर को एक अमेरिका से आई शख्सियत ने इमरान खान साहब से बहुत तवील मुलाकात की और वो शख्सियत अब भी अपना किरदार अदा कर रही हैं, अब भी राब्ते में हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं। क्या पीटीआई को इस बात का इल्म है या ये मुलाकातें पीटीआई की मुशावरत से हुई हैं? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है, पीटीआई के इल्म में नहीं है कि कोई अमेरिका से आके खान साहब को मिल गया। मगर अगर कोई आके पाकिस्तानी अमेरिकन आके मिल गया है और वो अपने तय कोई कोशिश कर रहा है तो हर आदमी इमरान खान का जानसार है, हर कोई अपनी अपनी हैसियत में कोशिश करता है किसी तरीके से खान साहब बाहर आ जाए, तो क्या मजाक है इसमें? पीटीआई का हमारे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, पार्टी के इल्म में नहीं। चलिए, नवंबर वाली मुलाकात तो आपके इल्म में नहीं है, लेकिन दावा यह किया गया स्टोरी में कि अब भी जो मुलाकातें हो रही हैं इसका भी वो एक अहम हिस्सा है। तो अब वाली मुलाकातों के बारे में आपको इल्म है सर? अब खान साहब से तो किसी की कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, तो ये यानी आप फिर एक तरह से तस्दीद कर रहे हैं इस खबर की? ना, कोई मुलाकात नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है। साड़ियां अपनी मुलाकात नहीं होती भैया, तुसी साढ़े कोल बात सर गैर आम, मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में कहा है ना, आप लॉन्ग डिस्टेंस बैठे हुए हैं इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। ये गैर अहम और अहम भी तो आजकल इसकी डेफिनेशन अलग अलग है ना। और सर मुझे ये बताएं, मैं पिछले चंद दिनों से देख रहा हूँ ये पाकिस्तानी मीडिया के पास इसके अलावा कोई और टॉपिक कोई नहीं है, जो अच्छी बात है, हमें भी चाहिए टेंशन। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोग दिखाते नहीं है, हर चैनल जो है खान को डिस्कस करे, हमारी तो कामयाबी इसी में है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप कर रहे हैं। मगर कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता है, कोई एक बारी मिले, कोई 20 बारी मिले, अगर वो खान को छुड़ाने वास्ते कोशिश कर रहा है भाई, वो बड़ी मेहरबानी करे और करे। तो ये शिकवा तो पीएमएलएन वाले हमसे करते हैं कि जी आपके पास पीटीआई के अलावा कोई और मौजू नहीं है, आप बिजली पे बात करें, महंगाई पे बात करें, मुल्क के मसाइल पे बात करें। ये आप भी अब शिकवा कर रहे हैं कि इमरान खान के अलावा कोई और मौजू क्यों नहीं है? ना, आपने मेरी बात गलत, मैं शिकवा नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि ये जो कम से कम आप ये मेहरबानी करते हैं, बट कभी कोई साढ़े चंगे जी साड़ी वो है वो भी लोगों नाल शेयर कर लिया करो। सिर्फ साड़ी पार्टी दे तुसी पतलूना ही छिकते रहंदे हो, और भी मतलब सज्जे कदे कर लिया करो। तो इसका जिम्मेदार मीडिया या पार्टी खुद है सर? साड़ी पार्टी को कुर्बानियां भी दे रही है, बंदे बहुत परेशान भी ने, साड़ी औरतां जेल च ने, साडे बंदे शाह महमूद जेल में है, यास्मीन राशिद साहिबा है, जिजाज चौधरी, सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और सैकड़ों हमारे और लोगों के जाली केसेस हैं। वो किस अजियत से गुजरते हैं लोग डेली को उन पे वो भी किया करे, वो भी सारे को पूछा करो। चले इनका भी पूछ लेता हूँ सर, वो बड़े नाराज हैं आपसे कि आपने उन्हें तनहा छोड़ दिया है, कोई मुलाकात करने नहीं जाता, कोई अदालत नहीं पहुंचता, कोई हेयरिंग पे नहीं जाता, इस पे वो भी नाराज? जिनके अपने केसेस हैं और बहुत ज्यादा है, उनके लिए तो वहां जाना वैसे ही मुश्किल है, गिला उनका जायजा, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। जिन लोगों के लिए वहां जाना मुमकिन है उनको जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए। और जो लोग, मेजोरिटी लोग तो खुद बेचारे, अब मेरे पे 45 प्लस 48 एक मुकदमात ने कई मेरे अरेस्ट वारंट निकले हुए ने, तो मैं तो जा नहीं सकांगा। ठीक है, ऑब्वियसली मैं अपना भी वेखागा, राजा साहब है, नानू जाना चाहिए, वो मिले भी नहीं मेरे ख्याल से। और जो जा सकते हैं उनको जरूर जाना चाहिए। शाह महमूद साहब बिल्कुल उनका ये उनकी जो कंसर्न जायज है, बट दैट्स व्हाट के उनकी फैमिली की मुलाकातें उनसे रेगुलर हो जाती हैं, वहां वो इशू नहीं है जो इमरान खान के साथ और उनकी फैमिली के साथ है। सही है। शेख साहब ये बताइए कि ईद के बाद यानी पिछले 2 महीने से हम डिस्कस कर रहे हैं, एहतजाज होना था, ग्रैंड अलायंस बनना था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का दावा किया गया था कि वो होगी, कौमी अमन कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा गया था कि ईद के फौरन बाद होनी है, अडयाला के बाद धरने पर भी चलें, वो कम लोगों की राय थी लेकिन उस पर भी एक बात होती रही। इसके अलावा एक पूरा प्लान चॉकआउट करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो तैयार करना था ईद के बाद।
इसमें से कुछ भी नहीं हो पा रहा, क्या हो रहा है? देखिए, सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन आर द वंस जिन्होंने लाएअमल देना है पार्टी के साथ शावरत के बाद, और जो तंजीम के साथ, एक तो पॉलिटिकल कमेटी, दूसरी है तंजीम। ये जिम्मेदारी होती है किसी भी पार्टी में कि वो दें, तो वो उस पर काम कर रहे हैं दोनों। और कुछ बीच में मामलात ऐसे आए हैं, हर्डल्स क्रिएट हुई हैं जिससे चीजें उस तरह शेप अप टाइमली नहीं हो सकी। बट अब 15 तारीख गुजर जाएगी तो मौलाना साहब का भी जो रिप्लाई है वो भी आ जाएगा। जीटीए के साथ मामला मुकम्मल हो चुके हैं, उसके बाद ये अपना मुश्तरका लाएमल अनाउंस कर देंगे। मुश्तरका नहीं करते तो कोई ना कोई लाएमल तो अनाउंस करेंगे इसी ना, इनएक्टिविटी तो नहीं हो सकती है। तो वो क्योंकि जिम्मेदारी उन दोनों की है, जैसे ही वो मुझसे कोई चीज शेयर करेंगे मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आपसे लूंगा। इन दोनों की जिनकी जिम्मेदारी है, इनकी आपने सुलह करा दी है सर? इनके ये ताल्लुकात बहाल हो गए हैं? और सर जफियां पपियां सब कुछ करा छड़े, तुझे क्यों पुरानी खबर आते गल टाइम भी आ रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि सोशल मीडिया से भी पीटीआई के शिकवे शुरू हो जाने थे सर। नहीं, मेरे शिकवा नहीं है। मैं देखो शिकवा केड़ी गल है, कोई इस किस्म के एलिमेंट्स होंगे ने, हमेशा होंगे ने, पहले भी होंगे सन, मगर अजीबो गरीब खबरें। मसलन मैं आपको बताता हूँ, ये खान साहब जो हमारा एलामिया आया पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें एक हिस्सा तो वो है जो पॉलिटिकल कमेटी ने डिसाइड किया, असदुल्ला भाई, ठीक है, कि जी मुलाकातें जो है उनका ये प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी बकवक जो है वो ना क्रिएट हो। दूसरा हिस्सा वो था जो इमरान खान साहब की वर्बेटम हिदायत आई थी, जो खान साहब की अंदर से हिदायत आई थी, जिसमें ये था कि भाई वो एक तो ये इश्यूज जो है आप इसको खत्म करें, पेटी इश्यूज हैं, कोई उन पे मीडिया पे ना ले जाए, नहीं तो हम उसको शो कॉज करेंगे, अब फिर भी बंदे का बच्चा नहीं बनता तो फिर फारिग करेंगे, फारिग से मुराद है कि एक्शन लेंगे। और उसमें यह था कि इस सारी उस कंफ्यूजन से बचने के लिए खान साहब की तरफ से हुक्म था कि भाई ये सारे जो भी आएगा वो तहरीरी बयानात या अगर कोई मैसेज हुआ तो लेके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को देगा, वो एक आदमी बाद में खुद ही अनाउंस करेगा और बताएगा। ये फैसला पॉलिटिकल कमेटी का नहीं है, ये इमरान खान साहब का जाती हुक्म है जी। मगर अज मैं खबरों वेख रहा सा, वो बंदे मैनू जुड़े हुए सन, मैं चलो अल्लाह जांदा भला करे। अकल तो बात देखो ना सर, साढ़े पंजाबी कहते हैं अकल तो बात तो मौजा ही होंगी, वो अकल तो मौजा ने आजकल। बिल्कुल सही है। चलिए, ये सोशल मीडिया के बारे में तो ये इल्जाम जो है वो हुकूमत लगाती रही ना कि ये बेलगाम सोशल मीडिया पीटीआई ने खड़ा किया और तखलीक किया है। तो मैं बेलगाम नहीं कर सर, एलिमेंट्स हमेशा देखें तुसी और साडी ते सोशल मीडिया वो ना कराओ, सोशल मीडिया साडी ताकत है, साडे अपने बच्चे ने, मगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗੀਏ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਬੇਰੂਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਜ਼ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢੀਂਗੜਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इतनी भी अखलाकी जरूरत नहीं है कि अपने असली नाम ना ला सकें, तो इस किस्म के लोग भी तो आ जाते हैं। नून लीगिया टाइप जो है वो पीटीआई की 50 पोस्टें लाइक की तो उसके बाद पीटीआई पे करने लग गए, ऐसे भी लोग हैं ना, सही है। सर आखिरी सवाल ये है कि आपने एक बॉयकॉट मुहिम चलाई थी तरसीलात ज़र के हवाले से। मार्च 2025 में तरसीलात ज़र $4.1 अरब का रिकॉर्ड तोड़ गई हैं और इस पर गवर्नमेंट बड़ा खुश है और कह रही है कि जी पीटीआई की ये मुहिम बिल्कुल यकसर मुस्तरद हो गई है। जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों के आदाद शुमार आप उठा के देख लें। क्यों ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आपकी इस अपील को मुस्तरद कर दिया? ये मुस्तरद वाली बात नहीं है, इसका हमें बैलेंस देखना पड़ेगा, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। अभी तो ये है कि 18 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी पिछले 1-1.5 साल के अंदर पाकिस्तान छोड़ के चले गए, और ऑब्वियसली वो डिग्रियों वाले लोग थे, वो स्किल्ड लेबर थी, ब्रेन्स थे पाकिस्तान के, वहां गए हैं तो ऑब्वियसली गए इसीलिए कि रोटी कमा के अपने घर में बाद बेचें। और तो 18 लाख आदमी वो थे जो अचानक बाहर से रेमिटेंसेस भेजने वालों में शामिल हो गए, ना कि ये वजीर आजम बैठ के मातम करे कि 18 लाख आदमी पाकिस्तान छोड़ के चले गए। ये यहाँ पे खुश हो रहे हैं कि उनके वहां बाहर जाने से जो पैसा वापस उनकी फैमिलीज को आ रहा है उस पर ये कह रहे हैं बल्ले बल्ले साड़ी रेमिटेंस बात की। तो ये जरा इस पे कॉम्प्लेक्स है, इस पे इन डेप्थ बात करेंगे आप। चलिए, बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात। कई चीज़ों पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, ख़ास तौर पर इस हवाले से जो कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप को अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात के लिए बुलाया नहीं गया, या उन्हें इन्विटेशन पहुँचा नहीं है, या कहाँ पर कौन से इवेंट पे स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने कन्वे नहीं किया, उस पर तफसीलात उन्होंने बताई और तफसील से रोशनी डाली है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में गंदम एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। किसानों ने गंदम उगाई, लेकिन उनका दावा यह है कि उनकी गंदम की कीमत पूरी नहीं हो पा रही। आपको बताएं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो गंदम पैदा करता है, और पाकिस्तान में गंदम की कुल खपत 3 करोड़ 20 लाख टन है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पंजाब में होती है, जो हमारी ज़रूरत है उसका तकरीबन 70% या मजमूई पैदावार का 70% पैदा करता है, और इसकी जो औसत पैदावार है वो 2.5 से 2.25 करोड़ के दरमियान रहती है। इस वक्त किसानों का शिकवा यह है कि उन्होंने फी मन जो है वो गंदम तकरीबन 3200 से 3300 रुपये उस पर उनकी लागत आई है, लेकिन जब बेच रहे हैं तो 2200 से 2300 रुपये में बिक रही है, यानी तकरीबन 1000 रुपये फी मन का उन्हें खसारे का सामना करना पड़ रहा है। गंदम रुल रही है, गंदम खराब हो रही है, और वो उसे अपनी लागत पूरी करने के लिए बेच नहीं पा रहे या उस कीमत पर बेच नहीं पा रहे जिससे उनकी लागत पूरी हो सके। हमारे साथ प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, खुशामदीद। महमूद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। महमूद बुखारी साहब, आपको भी खुशामदीद। बुखारी साहब, सबसे पहले मुख्तसरन ज़रा अपना मसला बयान कर दें। आज किसान एहतजाज भी कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और गंदम के हवाले से वो अपने डिमांड भी उन्होंने रखी हुई हैं। मसला बुनियादी क्या है? यही जो मैंने बताया कि खसारा है, हुकूमत खरीद नहीं रही, क्या हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया असदुल्लाह खान आपका और 92 न्यूज़ का। मसला तो बिल्कुल सीधा है। मसला ये है कि हमारी जो क्रॉप है इस वक्त कोई उठाने वाला नहीं है। एक निज़ाम चल रहा था 76 साल से, वो निज़ाम राइज था कि आप जो है किसान गंदम काश्त करते थे और उसके बाद फूड डिपार्टमेंट लेता था, आपका पास्को लेता था, आपका प्राइवेट सेक्टर जो है वो लेता था। जब गवर्नमेंट अपनी जो है वो आदाफ पूरे कर लेती थी तो फिर जो है वो सीड कंपनी और दीगर सेक्टर जो है वो लेते थे। देखें, ये तो बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना अंधेर नगरी और चौपट राज, ये वो वाला हिसाब हुआ है। क्योंकि किसानों की बैक पे कोई नहीं है। किसान इस वक्त तादाद में सबसे ज्यादा हैं, जो कि हम जो वज़ीर आला की जो मुशीर हैं सलमा भट्ट साहबा, उन्होंने और हमारे जख्मों पे नमक पाशी जो है वो की, और उन्होंने कहा है जी कि किसान तो 1000-2000 हैं, जबकि जो है वो करोड़ों की तादाद के अंदर जो है वो किसान मौजूद है। वो इंशाअल्लाह ताला वक्त जब आएगा तो वो पता चलेगा कि किसान किस तरह से अपना रद्द-ए-अमल देते हैं जब इंतखाबात आएंगे। राना साहब, आपके ख्याल में ये गलत है दावा किसानों का कि भाई उनकी तो 3300 रुपये कॉस्ट आई है, क्योंकि यूरिया महंगी है, DAP महंगी है, बिजली महंगी है, कॉस्ट उनकी ज्यादा आई है, और अब उनकी गंदम कोई 2200-2300 से ज्यादा में खरीद नहीं रहा। ये दावा ठीक है? पहले ये बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि वफाक का जो रोल है, मुख्तलिफ जो आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट्स हैं उस हवाले से नेशनल फूड मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी होती है। तो जो वफाक का जो पराया होता है या जो उसका मैंडेट होता है वो इंश्योर करना होता है कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, और अगर वीट की कोई ऐसी शॉर्टेज है कि जिससे कहत साली हो सकती है तो फिर हम जो है वो उस वीट की शॉर्टफॉल को इंपोर्ट के जरिए जो है वो केटर करें। आपके जितने ज़्यादातर जो सवालात हैं कि वीट की प्राइसिंग, देखें जितना मुझे नॉलेज है ये एक तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन सूबे ने इस चीज़ का जो है वो फैसला किया कि अब वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देगा, और जो एक साइकिल था जिसमें आप वीट को प्रोक्योर करती थी हुकूमत, उसको स्टोर करती थी और फिर उसको इशू करती थी, उसमें जो बुनियादी मसला है वो ये है कि उसमें हुकूमत बहुत सारे लॉसेस इनकर करती थी। एक तो बैंक से आप कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक खुद तायुन करे। आपका काम सिर्फ फूड सिक्योरिटी है, हमारा काम जो है वो गवर्नमेंट की यानी एक खास नर्ख मुकर्रर करके उस पर गंदम खरीदना नहीं है। देखिए, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि उसमें लॉसेस क्या थे कि हुकूमत कमर्शियल जो है सूद पे लोन लेती थी, उस लोन को इस्तेमाल करके वो गंदम प्रोक्योर करती थी, फिर उस पे वो कोई सब्सिडी भी करती थी, स्टोरेज कॉस्ट भी इनकर करती थी, फिर इशू करती थी, और ये जो एक लॉसेस थे ये अरबों रुपए के अंदर सूबाई लॉसेस ये जा चुके थे, जो कि जिसका असर महंगाई की सूरत में, जिसका असर फिस्कल डेफिसिट। मगर राना साहब, इसमें एक और भी तो प्रॉब्लम पैदा हो सकता है ना। अब फर्ज कीजिए किसान आज खसारे में है, अगले साल किसान फैसला करते हैं कि हम गंदम उगाएंगे ही नहीं,
और हम चारा उगा लेंगे, जमीन बंजर होने देंगे, हम गंदम नहीं उगाएंगे। अगर वो ये फैसला करते हैं तो फिर फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो हो जाएगा, फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगी, वो आप महंगो दामों में इंपोर्ट करेंगे, डॉलर ज़र मुबादला बाहर जाएगा, नुकसान तो हुकूमत को फिर भी होगा। देखें, लेकिन आपने ये देखा कि जिन चीज़ों के अंदर हुकूमत की इंटरवेंशन नहीं है, मिसाल के तौर पे आपकी मकई है और दीगर आपके जो है वो राइस है, जिनमें सपोर्ट प्राइस जो है हुकूमत नहीं देती, उन फसलों की आउटपुट जो है वो दुनिया के अंदर जो एक एफिशिएंट यील्ड्स हैं उसके बराबर है या उसके करीब। जिस जो फसल के ऊपर हुकूमत की इंटरवेंशन है, आप कॉटन ले लें, आप वीट ले लें, वो तबाह हुई है। और वहां जो यील्ड्स हैं, आप देखें, इनसे पूछें कि क्या यील्ड है एवरेज, अब 30-32 मन की यील्ड है एवरेज। इसका मतलब है कि जो जहां हुकूमत पड़ी वहां इनएफिशिएंसीज आई और वो यील्ड आपकी दुनिया से आधी से भी कम है। तो अब हम ये समझते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट ने डीरेगुलेट इसको किया है तो वीट की आउटपुट जो है वो मजीद बढ़ेगी। और देखिए, आप मकई के अंदर ले लें तो वहां अब आप पोटैटो ले लें तो वहां तो किसान को कोई लॉस नहीं है, वो बड़ा वहां सरप्लस है और वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है और जो है वो फिर भी उसकी प्राइसेस जो है वो बड़ी मुनासिब रहती हैं और उसके अंदर एक अच्छी इनकम है। तो मैं समझता हूं कि ये क्योंकि हुकूमत ने अभी ये 1 साल ही हुआ है इस इक़दाम को, तो एक मार्केट में हिलजुल है, एक कंफ्यूजन है, एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये चीजें लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के मफाद में फायदा होगा। ठीक है, चलिए क़ारी साहब, कि रियासत आपको सपोर्ट करने के लिए आखिर बाकी 90-95% लोगों की जेब से ज्यादा पैसे निकाल के आपको देगी, तो ये भी कहां की हिकमत है? गवर्नमेंट ने तो अगर आपसे गवर्नमेंट को सस्ती नहीं मिलेगी तो गवर्नमेंट इंपोर्ट करके सस्ते मंगा देगी। उसने तो सस्ता आटा लोगों को देना है। भाई सस्ता आटा क्या वो हमारे लहू से देना है? उसकी कीमत जो है, मुझे बताएं कि कहां पे ये निजाम है दुनिया के अंदर जो है कि हमारी जो लागत है वो भी ना हमें मिले। अभी वो जो मुशीर हैं सलमा भट्ट साहबा, मैं हैरान हूं। देखें, जिनको जो हरूफ अबजद से वाकिफ नहीं ज़राअत के, उनको ला के बिठा देते हैं तर्जमान। उन्होंने ये बात कही और हमारे जख्मों पे उन्होंने नमक छिड़का और उन्होंने कहा जी कि ये तो गंदम से कई प्रोडक्ट्स निकलती हैं जो किसान जो है वो उसको बेचता। उन्हें उनकी लाइल्मी की इंतहा देखी आप। मैं ये एक बात कहता हूं कि अगर आपने मार्केट के ऊपर इंसार करना, हमें कोई एतराज नहीं है, आप उसको एक अच्छे तरीके से भी कर सकते थे। आज मुझे बताएं, जब ये रोटी का जो है वो तयन करेंगे और आटा बकौल आपके के सस्ता करेंगे तो वो तयन तो गंदम का हो गया, फ्री मार्केट तो ना हुई। हम ये कहते हैं, हमारा मुतालबा ये है कि आप ग्रेजुअली राणा साहब, अब मसला ये है 25 लाख टन खरीद कर ग्रेजुअली करते आप, राइट, चलें आप, बिल्कुल सही है सर। भाई ये राणा साहब, जो बुनियादी सवाल किसानों का है वो ये कहते हैं कि भाई इसको ग्रेजुअली कर लेते, और आप इस बात का भी तो ख्याल रखें कि आप इस बात के जिम्मेदार हैं कि आपने फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, तो उनको सस्ता यूरिया और सस्ता डीएपी भी तो मुहैया करें। और दूसरा ये है कि कल को अगर आपको इंपोर्ट करना पड़ती है, किसान गंदम उगाना बंद कर देते हैं, तो भी तो कीमती ज़र मुबादला बाहर जाएगा, वो भी तो मुल्क का एक नुकसान ही है। ये पहलू क्या हुकूमत ने सोचा है? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि अगर हमारी यील्ड्स जो हैं, जो कि अब दुनिया की एवरेज से आधी भी नहीं है, और उसकी मेजर वजह जो मुझे, देखे मैं कोई एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है मैं उसके मुताबिक जवाब दे रहा हूँ कि वो उसकी मेजर वजह ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं है। और अगर ये प्राइवेट सेक्टर में जाता है वीट, तो इस चीज़ की उम्मीद की जा रही है कि ये यील्ड जो है ये डबल हो जाएंगी। तो फिर तो आपके पास वाफर गंदम होगी लॉन्ग टर्म में, जो आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और देखें, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी पोटैटो के हवाले से, जो कॉर्न है उसके हवाले से, कि वो दुनिया की एवरेजेस को आप मीट कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हवाले आपने छोड़ी हुई। इसी तरह कॉटन आपके सामने, कॉटन के ऊपर जो है वो यील्ड्स हमारी ना, और जो क्वालिटी है वो किसी तरफ है। तो ये चीज़ें जब ये प्राइवेट सेक्टर इसको अपनी मर्जी से करेगा डील, तो उसमें बेहतरी आएगी। हम समझते हैं यील्ड्स बढ़ेंगी। बिल्कुल सही है। सलमा भट्ट साहबा जो रेलेवेंट जो है वो इसकी तर्जुमान है, उनको हमने दावत दी है। वो आज शायद उनकी मसरूफियत थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक आध दिन में वो भी हमें ज्वाइन करें और उनका मौक़िफ़ हम ले सकें, ताकि पंजाब का ज़्यादा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ आ सके। राणा साहब, लेकिन इसके बावजूद आपने इस पर अपनी राय का इजहार किया, हुकूमत का मौक़िफ़ भी किसी हद तक पेश किया। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। महमूद बुखारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम केस की समाअत हुई है। 5 रुकनी बेंच ने, आईनी बेंच ने इनफैक्ट ये समाअत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की तरफ से ये सीनियरिटी के मामले पर ये दरखास्त आई है। इस्तदा की गई है कि ये ट्रांसफर जो है ये दुरुस्त नहीं है। जजेस की जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, और ये भी इस्तदा की गई कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को और बाकी दोनों जजेस को काम करने से रोका जाए जब तक ये नहीं हो जाता, और सीनियरिटी को डिसाइड किया जाए। ये आज इस्तदा की गई और इस पर फिर नोटिस जारी कर दिए गए हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब समेत बाकी लोगों को भी, और अटॉर्नी जनरल को, जुडिशल कमीशन को और बाकी जो दीगर फरीक हैं इसमें। अब मेरे साथ रियासती आज़ाद साहब मौजूद हैं और हाफिज एहसान साहब मौजूद हैं। दोनों ही माहिरीन आइन और कानून हैं, और इस मामले पर इनकी राय इसलिए भी बड़ी अहम है कि आज अदालत में इस समाअत के मौके पर दोनों शख्सियात मौजूद भी थीं और ख़ुद आर्गूमेंट्स इन्होंने वहाँ पर बैठ कर सुने। मैं रियासती आज़ाद साहब, बड़ी सीधी सीधी बात जस्टिस मोहम्मद अली बदर साहब ने की। उन्होंने कहा कि जनाब 4 चीज़ें होनी चाहिए। जो जज आ रहा है उसकी कॉन्सेंट है, जहां से आ रहा है उस चीफ जस्टिस की कॉन्सेंट है, जहां पर आ रहा है उस चीफ जस्टिस की कॉन्सेंट है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कॉन्सेंट है। चारों कॉन्सेंट्स मौजूद हैं। क्या एतराज है किसी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आर्टिकल 200 को पढ़ें तो क्या उसके अंदर ये चीज़ प्रोवाइडेड है कि जो जज ट्रांसफ़र हो के आ रहा है उसने कितने टाइम के लिए वहाँ रहना है, किस पर्पस के लिए आ रहा है। चूंकि AIR 1994 जो इंडिया की एक जजमेंट उसमें होल्ड किया गया, शरफरीदी केस जो 1989 कराची है, और उसके अलावा 1996 सुप्रीम कोर्ट अल जार्टस वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर ये होल्ड किया गया फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। बात यह है कि देखिए जो जज तैनात था, आप शेड्यूल 3 देखें ना, आइन के अंदर दिया गया है हर सूबे की हाई कोर्ट का जो ओथ है उसके अंदर लिखा हुआ है जज ऑफ पंजाब, जज ऑफ बलोचिस्तान। तो ये तो जज ही वहां के, जब तक वो सर ये तो ना, ये तो सीनियरिटी वाला इशू है ना। मैं इस पर तो बाद में आता हूं, पहले तो ट्रांसफर वाले की बात कर रहा हूं कि चैलेंज किया गया कि ट्रांसफर ही दुरुस्त नहीं है। ट्रांसफर कैसे दुरुस्त नहीं है? 4 लोगों की कॉन्सेंट मौजूद है। आर्टिकल के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उसकी बेस पे उसको सीनियरिटी नहीं दी जा सकती। हमारा मौकफ ये, और आइन भी ये कहता है, उसको विद मेलाफाइडी इस्तेमाल किया जा रहा है। जज को ट्रांसफर कंसेंट देते हैं, आर्टिकल 200 मौजूद है, प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है, कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों होनी चाहिए? क्या ये मकसद उसके अंदर कहीं लिखा है, कोई जब इनिशिएट हुआ है कि जी फॉर व्हाट पर्पज? इसका मकसद आर्टिकल 200 का एक बहुत असर वाजे है, वो ये है कि लेट्स सपोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक टैक्स मैटर 2 जजेस साहबान सो रहे हैं, डिवीजन बेंच सो रही है, दोनों में डाइसेंट आ गया है। अब तीसरा कोई कॉम्पिटेंट उस फील्ड का जज अवेलेबल नहीं। आप किसी भी हाई कोर्ट से आप चीफ जस्टिस एक रिक्वेजिशन भेजें, सदर पाकिस्तान को वो भेज सकते हैं और वो केस डिसाइड करके वापस चले जाएंगे। ये नहीं है कि किसी घर में बंदा मेहमान आए और उस घर का मालिक बन के बैठ जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है हाफिज साहब, ये बताइए, अब नईम अख्तर अफगान साहब ने जो सवालात उठाए हैं 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट, और जिसमें से इशारा भी कर दिया राशिद साहब ने, वो ये है पहला सवाल कि एक जो हल्फ होता है एक जज का, वो क्या उस हाई कोर्ट के लिए हल्फ होता है या सारी हाई कोर्ट के लिए होता है? तो फिर वहां पर पढ़ा गया वकील साहब की तरफ से हल्फ, और उसमें लिखा था कि मैं बतौर जज हाई कोर्ट पंजाब प्रोविंस, पंजाब के लिए हल्फ उठा रहा हूं। तो वो फिर इस्लामाबाद में या सिंध में कैसे अप्लाई हो सकता है? नया हल्फ जरूरी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, एक तो ये है कि आज़ाद साहब ने जितने भी जजमेंट्स का रेफरेंस दिया है वो पर्टिकुलरली आर्टिकल 200 से रिलेटेड कोई भी एक जजमेंट जो है वो नहीं है, या इंडियन जजमेंट भी इस रेफरेंस से नहीं है। दूसरा ये है कि जितने भी आपका ये ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नया नहीं है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक ऐसे हैं जहाँ के ऊपर सुपीरियर कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज एक थी, और वो ये थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है किसी भी शख्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। 1974 के अंदर उसके अंदर सेकंड अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर जिस जज को लेके आना था उसकी कॉन्फ्रेंस आ गई, और उसके बाद फिर आपसे मेरा सवाल ट्रांसफर से मुताल्लिक मैं एक सुन आपसे मेरा सवाल नए और उसके बाद 5th अमेंडमेंट आई जिसके अंदर ये आया कि चीफ जस्टिस जो थे जिस जगह आना था या जिस जगह से उसने पहुंचना है उन दोनों की कॉन्सेंट थी। अब ये है कि इंडिया के अंदर 34 इस वक्त सुपीरियर कोर्ट के जजेस जो हैं वो ट्रांसफर हुए हैं। अब 3 प्रिंसिपल जो
जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक है, कोई भी आपको एक जजमेंट नहीं मिलेगी जो इससे डेविएट करे। नंबर 1, सुपीरियर कोर्ट के जज को ट्रांसफर किया जा सकता है। नंबर 2, उसके लिए सेकंड ओथ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उसने जो ओथ लेना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का लेना है, हाई कोर्ट का बिल्डिंग का नहीं लेना। उसने कॉन्स्टिट्यूशन का एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट उसने लेना है, उसने लिया। और तीसरा उसकी सीनियरिटी है। आप साहब एक चीज ये बताएं कि ये तो चलिए आपके पास समझ आ गई कि भाई अगर आप किसी को सीनियर जज को उठाकर दूसरे हाईकोर्ट में ले जाएंगे, वहां पर वो जूनियर मोस्ट बन जाएगा, तो कौन ट्रांसफर होकर आना चाहेगा? उनकी सीनियरिटी के साथ ये जाती होगी। लेकिन जहां आप लेकर आए हैं उन सबको एक एक पॉइंट नीचे कर देना, उनके साथ भी तो जाती होगी। नहीं, देखिए बात ये असद सीधी सी ख्वाहिश पे तो चीजें नहीं न चल रही कि जी मेरी ख्वाहिश ये है कि ये होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश ये किताब है ना, नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना। आर्टिकल 200 के अंदर कहां लिखा हुआ है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो जाएगा, या सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है उसको डेविएट किया जाएगा, या सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है वो वहां पे आएगा कि जब आप उसको ट्रांसफर कर जाएंगे वो लोएस्ट पे आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है ना, आर्टिकल 200 में भी है कि उसके पर्क्स प्रिविलेजेस उसकी सीनियरिटी लो डाउन नहीं की जाएगी। उससे आगे भी ये आता है, आर्टिकल 203 के अंदर भी है, 4 के अंदर भी है कि उसे कम नहीं किया जाएगा। हमारी अब ये, चूंकि अब ये है कि हम स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर स्पेसिफिक इश्यूज जो है वो हाईलाइट करते हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसको रिजल्ट्स लेके आते हैं। अब मैंने आपसे 3-4 चीजें जो कही वो ये है कि इंडिया के अंदर 34 जो थे, इंडिया के अंदर जो आपकी स्टेट की हाई कोर्ट्स है ना, स्टेट का बंदा ओथ लेता है, उसके बाद जो है उसने दूसरी 34 जज इंडियन हाई कोर्ट्स के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस की, और वहां के ऊपर उस जज की कॉन्सेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ वो रिप्रेजेंटेशन कर सकता है आर्टिकल 122 के नीचे। कोई एक एग्जांपल बताएं कि इंडियन स्टेट कोर्ट के हाई कोर्ट के जज ने जो है जब दूसरी जगह उसे ट्रांसफर किया गया है तो उसने उस हाई कोर्ट का ओथ लिया हो कि जी पहले मैं दिल्ली का था, अब मैं जाके महाराष्ट्र का लेता हूं। इसी तरह जो फेडरल कोर्ट्स है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें कोलंबिया है, वॉशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, कई जजेस ट्रांसफर हुए हैं, तो क्या जाके वो दूसरा लेंगे? देखे हाफिज साहब, ये एक सवाल जो है वो उठाया है जस्टिस अफगान साहब ने। जी। वो कहते हैं कि जी जो अपॉइंटमेंट्स खाली थी, 2 थी या 3 थी, उनको फ्रेश अपॉइंटमेंट्स के साथ आपने क्यों नहीं फिल किया? आपको उठाकर एक और कोर्ट से जज को लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, जबकि उस अदालत में ऑलरेडी शॉर्टेज थी जजों की? तो फिर आपने कैसे ये फैसला किया? आखिर को क्राइटेरिया होगा, या आप किसी शख्स की मर्जी है, या किसी को ख्वाब में आया है? कैसे आपने पिक किया कि इनको उठाकर लाना है? असद एक ये है, ये एग्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन नहीं है कि जिसको आपने जस्टिसिएबल करना है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सिर्फ अलोन डिस्क्रिप्शन होती तो ये जस्टिसिएबल थी कि जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या इल्हाम आया कि उसने किया। अब इस प्रोसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, प्रेसिडेंट को कर दिया, जहां से उस जज ने आना है उस चीफ जस्टिस को कर दिया, जिस जगह जाना है उस चीफ जस्टिस को कर दिया, और उसके बाद यह है उस जज की कॉन्सेंट आपने ली। अब 4 जगह जब आपकी कॉन्सेंट आ गई, यहां तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल देना कि प्रेसिडेंट जो है, या ये जो आर्टिकल 200 है इसके अंदर आपको रीजनिंग देनी जाएंगी। आपके सामने आज वो ऑब्जर्वेशन आई कि किस जगह लिखा हुआ है कि आपके मुल्क की जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर होती हैं। एक और चीज भी तहरीरी तौर पर चैलेंज नहीं की गई, और वो थी कि इन जजेस को काम से उस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक फैसला ना आ जाए। उस पर ये इस्तदा तो मुस्तरद कर दी गई है रियासत साहब, लेकिन उसमें कहा गया कि आप ये जुबानी खड़े होकर बात कर रहे हैं, आपने तहरीरी तौर पर यह इस्तदा नहीं की। तो आपके ख्याल में ये गलती थी? देखिए, एक बात हाफिज साहब ने बड़ी जबरदस्त, टाइम खत्म हो रहा है सर, मैं एक सेकंड में 2 बातों को, हमारी बात इन्होंने एक बात की है कि जी वो लेके आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही लाया गया है, ये तजर्बा आपने पाकिस्तान की किसी और हाई कोर्ट में क्यों नहीं किया? नहीं, हो जाएगा तो बहुत शुरू होना था ना, हो जाएगा तो बहुत। दूसरा इन्होंने कहा जी पिटीशन में हमारी फैसल सदीकी, जब आपका जब कोयटा की हाई कोर्ट बनी थी तो सिंध से जज और किसी एक ने वोट नहीं लिया था। उन्होंने 2 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस आए, किसी ने वोट नहीं लिया था। उन्होंने प्रे पढ़ के बता दी कि ये लिखा, हमने इसको भी चैलेंज किया है, इसको भी चैलेंज किया है। और देखिए जो है ना, यहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पे एक चोर दरवाजा पाकिस्तान के अंदर, आप कॉन्स्टिट्यूशन को बात कर रहे हैं, मुझे इस आर्टिकल 200 के अंदर बता देना ये नहीं लिखा तो ये भी बताएंगे, फैसला तो अदालत ने करना है। हम तो सर वक्त खत्म हो गया। मैं आपको बताऊं, मेरे आगे आपसे जब करने खत्म हो गया सर, कि सिंध हाई कोर्ट से आपने बलोचिस्तान हाई कोर्ट बनाई, जजेस वो डिफरेंट सिनेरियो था ना, इस पर तो हम बहुत बहस कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया,
इसलिए लाए थे कि वहां पे बहुत जज शुक्रिया। जबान पीसीओ तो थे, फिर बिल्डिंग का ओथ नहीं है ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ है। आजाद साहब, फिर बिल्डिंग का ओथ नहीं है, चले जी, ये आज का प्रोग्राम था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।